Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. चलिए, सो आज के सेशन में विल बी हैविंग समथिंग वेरी लेट्स से इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड दैट वुड बी कि सबसे पहला प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बट प्रिज्म होता क्या है, कैसा होता है, ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट. राइट, एंड प्रिज्म के अंदर लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिज्म, फर्स्ट थिंग इट्स अ 3D शेप. 3D शेप है वो, सिर्फ ट्रायंगल नहीं रहता है वो. तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, मेन चीज ग्लास स्लैब में. तो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट क्योंकि उसके साथ समझ में नहीं आएगा वो. तो ग्लास प्रिज्म कुछ इस तरह दिखता है, समथिंग लाइक दिस. राइट, ये हो गया उसका. सपोज लेट से हम लोग अगर उसका एक साइड से अगर व्यू देख रहे हैं, तो अगर 3D व्यू देख रहे हैं तो अगर 3D व्यू देख रहे हैं तो इस तरीके का दिखता है वो. इस प्रकार का शेप होता है प्रिज्म का तुम्हारे. एंड जो हमारा अगर हम लोग देखें कि शेप्स कितने हैं, उसके फिगर कैसे हैं, तो दो तरफ से ट्रायंगल होता है. दो तरफ से ट्रायंगल होता है एंड तीन क्या होते हैं उसके पास, रेक्टेंगल होता है. तीन रेक्टेंगल होता है. अब हालांकि प्रिज्म कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट एंगल्स, लेकिन जो सबसे बेसिक होता है ट्रायंगल का, टोटल ये कितना होता है एडिशन एंगल्स का, 180. राइट, अगर हम लोग तीन से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 60 हर एक के पास. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट ट्रायंगल अगर बनाना ही है हमको, तो 60 डिग्री का हम लोग बना सकते हैं, सब तरफ 60 60 60. तो इसी तरीके के नॉर्मल प्रिज्म हम लोग यूज करेंगे. इसको इक्विलैटरल प्रिज्म बोलते हैं, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा. सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर सपोज योर एक्सपेरिमेंट्स. मेन क्वेश्चन ये है कि इसमें और ग्लास स्लैब में क्या फर्क है, क्योंकि अपने को पिछले लेसन में ग्लास स्लैब भी था. हमको ये देखना है कि भाई ग्लास स्लैब एंड सपोज हमारा जो ये है, जो प्रिज्म है, उसके अंदर क्या फर्क है. सो ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म के अंदर सिर्फ एक फर्क है. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. आप मुझे खाली बताओ कि क्या हो सकता है. देख के आपको क्या लगता है, मैं आपको खाली हिंट दे देता हूँ. आई विल जस्ट हाईलाइट दैट पार्ट एंड यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस. क्या लगता है? आई हैव हाईलाइटेड द पार्ट व्हिच मेक्स द फिगर डिफरेंट. एनी आइडिया व्हाट इट इज? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दीज आर, अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एंड अगर मैं इसके अंदर अगर बात करूं, ए बी पैरेलल है क्या ए सी को? बिल्कुल भी नहीं. राइट, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सपोज ए सी. मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ग्लास स्लैब में पैरेलल साइड्स होती हैं. ग्लास स्लैब में पैरेलल साइड्स होती हैं और इसमें कैसी साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं. नॉन पैरेलल साइड्स हैं. इफ यू रिमेंबर ग्लास स्लैब का तुमको डायग्राम याद है कि उसमें के सपोज लेटर से रेस कैसे आती है. हमारा जो ग्लास स्लैब होता है कैसा रहता है, इस तरीके का. और यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आती है इस तरीके की, रिफ्रैक्शन होता है उसका, एंड फिर उतने ही लाइन से सपोज बाहर निकलता है. राइट, जब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल है. क्वेश्चन ये है कि पैरेलल लाइन कैसे निकलती है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितना रिफ्रैक्शन हो रहा है
पहले लेवल पे, उतना ही रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेकंड लेवल पे. These refraction, this first refraction and second refraction is same. That's the reason कि हमारे दो लाइंस कैसे हैं, पैरेलल है. लेकिन हमारे इसमें ये कब पॉसिबल है, अगर लाइंस आपके पैरेलल हो तब. अगर लाइंस आपके पैरेलल हो तब पॉसिबल है. हमारा इशू क्या है, अभी हमारे पास है प्रिज्म, जो हमारे सरफेसेस हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं है. तो जब लाइट आएगी इसके ऊपर, इंसिडेंट रेट से इंसिडेंट रे आ गई सपोज इस प्रकार की. अभी इसको मैं एक नॉर्मल निकाल लेता हूँ. नॉर्मल, सपोज दिस इज माई नॉर्मल. ये कैसे नॉर्मल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री टू द सरफेस इज नॉर्मल ना, तो परपेंडिकुलर निकाल लिया मैंने, नॉर्मल निकाल लिया. अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन, अगर ये मैंने नॉर्मल निकाल लिया है एंड दिस माई येलो लाइन इज माई इंसिडेंट लाइट, मेरी बेंडिंग कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एयर टू ग्लास में जा रहा है. एयर टू किधर जा रहा है, ग्लास में जा रहा है. अंदर ग्लास है ना, मतलब रेयर टू डेंस में जा रहा है. टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होगा. ओके, टूवर्ड्स मतलब मुझे नीचे खींचना पड़ेगा फिर. टूवर्ड्स मतलब मुझे नीचे खींचना पड़ेगा. ये अंदर रिफ्रैक्ट हो गई. अब मुझे वापस एक नॉर्मल की जरूरत पड़ रही है. अब नॉर्मल कैसे निकालते हैं, फिर से वही परपेंडिकुलर. ठीक है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ. परपेंडिकुलर डन. अब तुम बताओ, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो अभी कहाँ बेंडिंग होगी, टूवर्ड्स की अवे. दिस टाइम इट वुड बी अवे, करेक्ट. इस टाइम क्या होगी, अवे होगी, इस तरीके की. फाइन. तो दोनों तरफ सपोज लेट से एक बार तुम्हारी टूवर्ड्स द नॉर्मल है, दिस इज नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हो गया, इसी तरीके का रिफ्रैक्शन है. तो एग्जाम में पूछते क्या है फिर इसके ऊपर, मैं लिटरली बोलूं क्या, डायग्राम तो सिंपल है. जैसे कि ये एग्जाम में आपको खाली डायग्राम पूछी जाएगी, ये डायग्राम, और इसके अंदर के जो एंगल्स है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाता है. जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहाँ है, एंगल ऑफ डिविएशन कहाँ है. ये चार चीजें आपको पूछी जाएंगी. तो सबसे पहले ना आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल, वो पहले समझ लो कौन कौन है. ये पहला पार्ट इंसिडेंट रे है. दिस फर्स्ट पार्ट इज इंसिडेंट रे. एक काम कर लेता हूँ, मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो मतलब कैसा ना तुमको समझने में काफी आसानी जाएगी. ऑब्वियसली दिस इज इंसिडेंट रे. ये ए बी है, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी. ए बी इज इंसिडेंट रे. अब दूसरा निकालते हैं, ए बी तो हो गया. नहीं तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस नॉट यूज द वर्ड ए बी, बिकॉज हमारा ए बी सी जो है ना वो थोड़ा रिजर्व्ड है फॉर प्रिज्म. दूसरे लेटर यूज कर लेते हैं, एम एन यूज कर लेते हैं. अभी हमको किस चीज की जरूरत है, अगेन द सेम थिंग, लाइक व्हाट, लाइक सपोज एक इसकी जरूरत है हमको, नॉर्मल की, तो नॉर्मल निकाल लेते हैं, ये वाला. सो नॉर्मल को हम लोग कौन से लेटर से बताएंगे, आप कोई भी लेटर से बता दो, जैसे कि ई ई डैश, ये हमारा नॉर्मल हो गया. अब तुम्हारा सेकंड लाइन निकालो, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, और फिर से ये वाला. अब ये जो तुम्हारी लाइन है कौन सी, एम एन, इसको ओ दे दो नाम, ओ. तो ये कौन है, एन ओ. एन ओ इज द रिफ्रैक्टेड रे, एन ओ इज द रिफ्रैक्टेड रे. और जो बाहर निकल रहा है वो, ये पहला वाला इंसिडेंट, दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड, तीसरा वाला बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे. ये लास्ट वाला कौन सा बोलेंगे, ओपी. ओपी इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे. क्या हमको सेकंड नॉर्मल निकालना जरूरी है, ऑब्वियसली इट इज. ओके, तो सेकंड नॉर्मल भी निकाल लो. क्या नाम देंगे, इसको ई ई डैश बोलेंगे, इसको एफ एफ डैश बोल लो. एफ एफ डैश इज नॉर्मल अगेन.
ओके, इमर्जेंट रे हो गया, इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अभी क्या चाहिए? एंगल्स। एंगल्स 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंगल इज वो ऊपर वाला, ये कौन सा एंगल है? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल होता है, इसलिए मैंने बोला था वो लेटर को यूज मत करो, ए को, बिकॉज इट इज रिजर्व। एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा एंगल ये होगा, दिस वन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? मतलब एंगल आर किधर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का। तो दिस इज एंगल आर। फिर बच कौन जाता है? एमरजेंट। ओके, तो एमरजेंट कहाँ जाता है? एमरजेंट आएगा एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो एमरजेंट रे कौन सा है तुम्हारा? ये ओपी। और नॉर्मल का है ये ओ एफ एफ डैश। तो ये एंगल क्या फिर? यस, वही एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर बचा कौन सा है? तीन तो हो गए, चार हो गए फिर। यस, वही एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर बचा कौन सा है? तीन तो हो गए, चार हो गए, पांच और एक है, एंड दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। अब डिविएशन कौन सा एंगल रहता है? और उसका नाम डिविएशन क्यों है? चलो, इंसिडेंस हमको समझ में आता है इंसिडेंट रे की वजह से। रिफ्रैक्शन का भी समझ में आता है बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। ई का भी समझ में आता है बिकॉज इमरजेंट रे है, उसका एंगल बोले तो एंगल ऑफ इमरजेंस। बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाट इज डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या होता है? पाथ से डिविएट होना। क्या होना? पाथ से डिविएट होना। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं आगे, ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। अगर वहां पे प्रिज्म ना होता तो ये लाइन सीधी जाती है, ऐसी सीधी जाती। अगर जो इमर्जेंट रे है, अगर मैं उसको पीछे खींचूं, किसको पीछे खींचना है मुझे? इमर्जेंट रे को। ओके, तो फोकस ऑन दिस, मैं इमर्जेंट रे को क्या कर रहा हूं? पीछे खींच रहा हूं। तो ये जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। किसके बीच में आ जाता है ये? एंगल ऑफ डिविएशन आ जाता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। और क्या पता चलता है हमको? हमको ये पता चलता है कि ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट हो गया। उसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था? लाइट का, बिना प्रिज्म के। वहां पे प्रिज्म नहीं रहता तो सीधा जाता। अब कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, ये डायरेक्शन में, नीचे के। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन व्हिच टेल्स अस कि लाइट कितना बेंड हो चुका है, हाउ मच इट हैज बेंट। तो ये चीज है। तो लेट अस सी कि एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। पहली चीज, ऑब्वियसली द डायग्राम। दे माइट आस्क यू जस्ट फॉर लेबलिंग, खाली लेबलिंग पूछ सकते हैं एंगल्स का। ये चार और ये पांचवा एंगल, पांच एंगल तुम्हारे होने चाहिए प्रॉपर, कौन सा किसके बीच में है। द नेक्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि रेज कौन से हैं। तो रेज फाइंड आउट करना ज्यादा हार्ड नहीं है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हो गया फिर, इतना ही है, मतलब लाइक देर इज नथिंग न्यू इन दिस। तो एक काम कर लेते हैं, सपोज मैं लेबल करके देता हूं, तो मुझे नाम बताओ, सो दैट यू नो अपना कंफर्म हो जाता है। पहले रेस के बारे में देखेंगे। मैं लेबल करके देता हूं, तुमको खाली नाम बताना, मतलब उतना ही याद हो जाता है फिर। मुझे तीसरे वाले का नाम बताओ। तीसरा वाला जो रे है उसका नाम क्या है? आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आई आर, या फिर आर आर, या फिर ई आर। तीसरा वाला कौन है? शॉर्ट में लिखो, ज्यादा समय तुम्हारा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इमरजेंट रे, ऑब्वियसली इमर्ज हो रहा है ना, बाहर निकल रहा है, इमरजेंट रे। सेकंड नंबर वाला कौन है? सेकंड नंबर वाला, दिस वन, रिफ्रैक्टेड रे। गुड। एंड पहला नंबर वाला कौन है? पहला नंबर वाला शायद पूछने का मतलब नहीं है, वो तो मतलब लाइक सबसे इजी है। चलो एंगल के बारे में पूछते हैं फिर तुमको। एंगल, एंगल ये बताओ, ये कौन है? हु इज दिस? विच एंगल इज दिस? एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ
प्रिज्म, ओके ठीक है, प्रिज्म का एंगल करेक्ट है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल कौन सा है? विच इज दिस एंगल? अगर आपको फिगर दी है, आपको एक सामने एक्सटेंड किया है, पीछे से एक्सटेंड किया है, कौन है वो? एंगल ऑफ डिविएशन, राइट, एंगल डी, डिविएशन वाला एंगल। गुड। आपको दो तो, मतलब जो सबसे दो इंपॉर्टेंट है नए, आपको वो तो आ गए, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। चल, तो और एक, अलग अलग नाम दिए, ठीक है। चलिए, अब आपको मुझे ये बताना है, इसमें से एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा है? एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा है इसमें का? ओके जी, गुड। नहीं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कैसा है ना, एक अभी तुम्हारा माइंड फ्रेश है इसलिए तुमको कोई दिक्कत नहीं से ज्यादा आएगा, लेकिन इन द एग्जाम प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बच्चों के समझ में नहीं आता ऊपर का है कि नीचे का है। दे जस्ट डिड कांट कोरिलेट। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है इसमें का? रिफ्रैक्शन, एंगल हुआ है, सही पकड़े हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बता दो अभी, फिर खत्म हो जाता है जर्नी हमारा। आर यू श्योर? एन को नहीं लेना चाहते? एन को भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ओके ठीक है। सो एंगल एक्स, चलिए, सो उसमें का ऑलमोस्ट जितना जरूरी है उतने सभी पार्ट्स कर लिए हैं। देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी कौन सी है वो? एक्टिविटी 11.1। हाँ, तो 11.1 की एक्टिविटी कैसे करनी है या फिर वो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, अपने को एक्चुअल लैब मैनुअल में है वो। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज कंडक्टेड। तो आपको क्या करना है, पहले ब्लैंक पेपर लेना है। फर्स्ट यू टेक अ ब्लैंक पेपर। अब ब्लैंक पेपर पे आपको पहले प्रिज्म को रख देना है। प्रिज्म को सेंटर प्लेस पे रख दो। अब प्रिज्म को जो आप, उसका जो बाउंड्री है ना, उसके ऊपर से शेप निकालो। प्रिज्म पेपर पे रखना है, पेपर का बाउंड्री निकालना है, पेपर का नहीं, प्रिज्म का। प्रिज्म का बाउंड्री पेपर पे निकालना है, तो कैसा शेप बनेगा? अ काइंड ऑफ ट्राइंगल, राइट, एक ट्राइंगुलर शेप बनेगा। आपने यहाँ पे प्रिज्म रख के उसकी बाउंड्री को खींच लिया। उसके बाद प्रिज्म को हटा दो, प्रिज्म को वहां से हटा दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एक इंसिडेंट रे लेनी है। एंगल कितना? एंगल आपके ऊपर है, लेकिन एंगल निकालने के लिए सबसे पहला तुमको क्या लगेगा? नॉर्मल। तो तुम एक काम करो, यहां पर 90 डिग्री का एंगल लो पहले। एक साइड पे 90 डिग्री का एंगल लो, कैसे? प्रोट्रैक्टर से। प्रोट्रैक्टर रखो यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल लो, यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन बनाओ ऐसे। ये कहे को इंसिडेंट रे के लिए, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा ना इंसिडेंट रे कितनी है फिर। अब इंसिडेंट रे तुम एंगल कितना भी रख सकते हो, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप 30 के एंगल तक रखो, उससे थोड़ा डायग्राम परफेक्ट आता है। तो 30 डिग्री तक अगर आपने लिया, सपोज ये रही आपके इंसिडेंट रे, खींची आपने 30 डिग्री पे प्रोटेक्टर रख के, और ये आपकी रे होगी सपोज इंसिडेंट रे। फिर अभी क्या करने का? वापस प्रिज्म को रखो, प्रिज्म को अपने जगह पे वापस रख देना है। अब अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो पिन लगाना है। किधर दो पिन लगाना है?
ये इधर के साइड पे आपके इंसिडेंट रे जो है ना, इसके ऊपर 2 पिन लगा देनी है। पिन मतलब कैसे, वो अपने स्कूल में बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड या फिर ऐसा ऐसा पुश करके लगाते हैं, पुश पिन बोलते हैं उसको। तो पुश पिन लगाना है वहां पे। पुश पिन लगा दिया तुमने, उसको आप नाम दे सकते हो, कॉल इट P1 P2 या फिर जैसे जो भी बोलना है आपको, P1 P2 फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करना है आपको, दूसरे साइड से देखना है। ये जो पिन्स है ना, इसको कौन से साइड से देखना है, प्रिज्म के इस साइड से। वॉच इट फ्रॉम दिस साइड, इधर के साइड से देखना है, थोड़ा झुक के देखना है ऑब्वियसली। आपको इस तरीके से देखना है उसको कि ये जो दो पिन्स है आपकी P1 एंड P2, वो एक लाइन में दिखने चाहिए। उसके जो पैर हैं, उसके जो बॉटम पार्ट है वो पिन के, वो एक लाइन में दिखने चाहिए। तब तक आपको क्या करना है, रीएडजस्टमेंट करना है। मतलब आपको थोड़ा इधर कभी उधर ऐसा करके यू हैव टू मेक श्योर कि वो दोनों लाइन कैसे हैं, दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहा है। एक बार वो आ गए, आपको क्या करना है, उसी का एंगल रखते हुए, P1 P2 के पैरों का एग्जैक्ट एंगल रखते हुए आपको इधर से 2 पिन लगा देनी है। ये 2 पिन कैसे लगाया आपने, पहले आपको एडजस्ट करना है इधर उधर देख के कि भाई वो दोनों एक लाइन में है कि नहीं। एक बार मिल गया लाइन में, चलिए सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए सो अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, इफ़ अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर, कैन वी स्टार्ट, बोलिए। ओके सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी खत्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। देखो ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव, मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/4 फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 2, सो 1/2 इज हाउ मच, 0.5। ओके सो द आंसर इज 0.5D। हो गया फिर, इतना ही है,
यस, सो दैट वुड बी 0.5d. लेकिन मेन क्वेश्चन इट शुड बी प्लस और माइनस. ऑब्वियसली रिक्वायर कॉन्केव, तो आंसर कैसा होना चाहिए? माइनस में, सो दैट शुड बी माइनस 0.5d. ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा. सही है. ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी माइनस 0.5d. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर आंसर करना. आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक. आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे. द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम. द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him. The far point his eyes has receded away. देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है? पास का नहीं दिख रहा है. ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके. फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है? सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट. अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया. अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए. तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा? द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट इज द आंसर. चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है. तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं. A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा. तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं. आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा. देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा. स्काई का कलर क्या है? ब्लू. अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में? तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट. जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है. अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है. अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए? ब्लू चाहिए.
ओके, सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू। ओके, सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप। सही है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके, ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके, तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे, तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपेयर करता है, राइट, इट्स अपेयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज, तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे, देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन, तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट, ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट। एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है।
थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है। ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट, डिस्पर्शन 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 डिस्पर्शन, राइट। क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा। हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट। तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट। ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है, तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है। ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट, बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible. ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, वो ब्लू क्यों दिखता है। तो ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है, right? तो बहुत ही easy है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue colored lights of the atmosphere. तो आंसर क्या रहेगा, सी, सी would be the correct answer.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं regarding the propagation of light of different colors of white light in air. Air के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहा है, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा। सो आंसर इज सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। ओके रेड रहता है। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स। रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है। मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है। सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह, इसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं, दैट्स द रीजन। चलिए तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो।
आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था। ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट। तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट। ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस। सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज़ की बात है, सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना। बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं। सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, ठीक है। ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, so please answer properly. Okay, सोच समझ के बताना, नो मिस्टेक्स। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है आपको मैं ठीक से बता दूं। वाटर इज कलरलेस होता है, पानी का कलर कैसा रहता है, टोटली कलरलेस। वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से। सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं, राइट। चलिए, सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। When light ray enters the eye, most of the refraction occurs at the। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आँखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है।
ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000 या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स।
ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं। उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है ये एक प्रकार की, आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं? देखो 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड दैट इज ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस। जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है। और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेटी मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।